बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम गाज़ जैकोबी और गाज़ सीडल मेथड जो है इसको स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने गाज़ एलिमिनेशन विद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था और इसके अलावा हमने गाज़ जॉर्डन मेथड जो है वो भी किया है, जिसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसकी मैटलैब कोडिंग भी की थी। तो इस वीक में हम गाज़ जैकोबी और गाज़ सीडल मेथड जो है ये दो करेंगे। और ये दोनों मेथड जो हैं ये आइटरेटिव मेथड हैं, ये आइट्रेशन के ऊपर वर्क करते हैं। और इसमें जो गाज़ जैकोबी मेथड है उसके अंदर हमारे पास इनिशियली जो गैस है वो हम 0 0 कंसीडर करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। और गाज़ सीडल के अंदर एक हम इनिशियल गैस करेंगे और दूसरे की वैल्यू जो है वो अपडेशन के बाद यूज़ करेंगे। लाइक अगर आपके पास एक्स वाई जी ये हमारे पास या एक्स वाई दो हमारे पास अननोन है, तो दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू को अज्यूम करेंगे, एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो सपोज कर लेंगे, वो ज़ीरो वैल्यू है दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद उसमें से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वो जो y की वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास इसमें इनिशियली एक इक्वेशन दूसरे के साथ लिंक होगी। फर्स्ट आइट्रेशन में आपके पास अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। और गाज़ जैकोबी के अंदर दोनों में इनिशियल गैस यूज़ होगा फर्स्ट टाइम पे, उसके बाद जो वैल्यू अपडेट होके आएगी वो नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ होगी। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दो न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाऊँगा, उसको देखेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह की होती है। उसके बाद फिर हम मैटलैब कोडिंग के ऊपर आ जाएंगे और मैटलैब कोडिंग में फिर उसको चेक करेंगे कि मैटलैब कोडिंग के थ्रू हम इसको किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं, 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 16 एंड 3x प्लस y इज़ इक्वल टू 11। तो दो इक्वेशन हैं, इसमें x और y दो ही अननोन हैं जिनको हमने फाइंड करना है। तो ये सिंपल इक्वेशन है, अभी आपको प्रोसीजर समझाना है, तो इसलिए हम ये सिंपल इक्वेशन ले रहे हैं ताकि आप अगर इनको वैसे भी सॉल्व करें तो एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो अगर दोनों इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं सेम प्लेन के अंदर, तो जहाँ पर ये दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो सोल्यूशन पॉइंट होगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, अगर हम इसको ग्राफिकल एनालिसिस में लेके आते हैं। तो अगर इसको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करें, लाइक अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लें और उसके बाद दूसरे में पुट कर दें और वहाँ से y आपको मिल जाएगा। इसी तरह y को अगर आप किसी एक में से एलिमिनेट करें और दूसरे में पुट कर दें तो उससे भी आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। एक तो ये भी हमारे पास तरीक़ाकार है इनको सॉल्व करने का, या हम इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड जो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको आइटरेटिव मेथड से आज के लेक्चर में करना है कि इसको हम किस तरह आइटरेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन हैं और दो ही अननोन हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो लिख दी है 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 16 एंड 3x प्लस y इज़ इक्वल टू 11। The coefficient matrix of the given system is not diagonally dominant। इसको अरेंज करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो कोशिश करनी है कि वो मैक्सिमम हों। तो मैक्सिमम के लिए आपके पास जो भी सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी उनको आप रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज इस सेंस में कि अगर फर्स्ट इक्वेशन उसको सेकंड बना लें, सेकंड है थर्ड बना लें, अगर थर्ड है तो फोर्थ बना लें, इस तरह आप आपस में इंटरचेंज करके इसको लिख सकते हैं। और इंटरचेंज वैसे भी हमारे पास अगर इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो वहाँ पे इंटरचेंज अलाउ होती है। तो इसमें आपने इसको डायगनली डोमिनेंट फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो इसमें अगर 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11 को हम पहले लिख लें और 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 16 को बाद में लिख लें, तो इस तरह की अरेंजमेंट अगर करते हैं तो हमारे पास जो नई सेट बनेगा वो डायगनली जो कोफिशेंट होंगे वो डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में आ जाएंगे। लाइक अब ये देखें 3x प्लस वाई को पहले लिख लिया और 4, अगर हम इसको पहले वाले को गौर करें तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये हमारे पास एक्चुअली डायगनल है ना। तो डायगनल पे वैल्यू क्या आ रही है 2 1।
और अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं, आफ्टर रीअरेंजिंग अब हमारे पास जो डायगोनल पे वैल्यू क्या आ रही है 3 5, तो ये डोमिनेंट है। तो इस तरह के फॉर्म में आपने लेके आना है। ये पहला आपका जो प्रोसीजर है कि आपने क्या फॉलो करना है वो ये है कि आपने जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी उसको पहले आपने डायगोनली डोमिनेट फॉर्म के अंदर लिखना है कि डायगोनली डोमिनेट हो जाए। उसके बाद अब ये देखें ये डायगोनली डोमिनेट हो गए हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें से वेरिएबल एक्स जो है उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट इन अ सेंस के उसको एक्स को एक तरफ आपने लेके आना है, उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लेके आना है। मतलब एक्स इज़ इक्वल टू, आप देखें इसको अगर आप गौर करें तो जो हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11 थी, तो इसमें ये y इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा 11 माइनस वाई, जैसे कि ये लिखा हुआ है। इसके बाद ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके 1/3 हो गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन बना लेनी है। सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, 2x प्लस 5y था, तो अगर आप इसको देखें तो ये 2y, इसमें से y आपने निकालना है, इसमें से x निकाला था, इसमें से y निकालना है। तो 2x को दूसरी तरफ ले जाएं तो 16 माइनस 2x, और 5 जो है वो बाहर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 16 माइनस 2x, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये देखें आप 16 माइनस 2x और ये 1/5, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशन हमने बना ली हैं, एक x इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 11 माइनस वाई, और दूसरी इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 1/5 इंटू 16 माइनस 2x। तो अब ये दो इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। तो सोल्यूशन स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारी क्या होगी कि इनिशियली हमने x और y जो है वो दोनों ज़ीरो कंसीडर किए हुए हैं दोनों में ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास x1 और y1 आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन, या इसको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी हम कैसे कह सकते हैं। तो इसमें इनिशियली हम x भी ज़ीरो ले रहे हैं, y भी ज़ीरो ले रहे हैं, जो ऊपर इक्वेशन निकाली थी। इनको जब सॉल्व करते हैं तो x1 की वैल्यू 3.66 और 3.2 y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा पहला आइट्रेशन का रिज़ल्ट आ गया है कि x1 और y1 की वैल्यू आ गई। अब ये जो आपने x1 y1 की वैल्यू निकाली है सेकंड आइट्रेशन के अंदर, जैसे ये x1 की वैल्यू थी तो आप इसको x वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये x की जगह पे। इसी तरह ये y था तो आप इसको क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन y की जगह आप इसको पुट कर देंगे फॉर सेकंड आइट्रेशन या सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। तो आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी इसमें प्रोसेस है वो सारा रिपीट होगा अगेन। तो यहाँ से हमारे पास नई वैल्यू x2 की अपडेट होकर क्या आ जाएगी 2.6। पहले x की वैल्यू क्या आ रही थी 3.66, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आई है 2.6। इसी तरह y की वैल्यू पहले क्या थी 3.2, अब नई वैल्यू हमारे पास क्या आ गई y की 1.733। अब ये नई वैल्यू हमारे पास आफ्टर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन और सेकंड आइट्रेशन ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के अंदर, थर्ड आइट्रेशन के अंदर आप ये जो अपडेटेड वैल्यूज़ है उनको यूज़ करेंगे। लाइक x3 फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पर y3 वाली वैल्यू होगी, y मतलब 2 की वैल्यू, ये जो आपने कैलकुलेट की थी ये यहाँ पुट होगी। इसी तरह y3 निकालने के लिए जो x की वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ पुट कर देंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास आफ्टर थर्ड अप्रॉक्सीमेशन या थर्ड आइट्रेशन नई जो वैल्यू x1 की वो है 3.088 और y3 की वैल्यू है 2.16। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आ गई। अच्छा, इसमें यह है कि आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया ख़ुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं, या तो हम आइट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते होते हैं कि आफ्टर 100 आइट्रेशन, आफ्टर 10 आइट्रेशन, आफ्टर 20 आइट्रेशन जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें हम उसको डिस्प्ले में ले लेंगे। या इसको ये कर सकते हैं कि आप इसको रिपीट होना भी स्टार्ट हो सकता है, या इसको ये कर सकते हैं कि आप जो इक्वेशंस गिवन है उसके अंदर ये वैल्यू पुट करते जाएं और साथ साथ उसको चेक करते जाएं आफ्टर एवरी आइट्रेशन। और जैसे ही आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं, इफ़ इक्वेशंस आर सेटिस्फाई देन स्टॉप। मतलब ये हमारा एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो सकता है कि आप इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते जाएं एक्स और वाई की जो भी जनरेट होंगी आफ्टर ईच आइट्रेशन और अप्रॉक्सीमेशन। तो वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप जैसे ही सेटिस्फाई हो जाएं उसी स्टेज के ऊपर आप अपना जो ये एल्गोरिदम है उसको स्टॉप कर दें, अदरवाइज़ को कंटिन्यू में रखें।
इसके बाद फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में जो हमारे पास थर्ड में रिज़ल्ट आए थे वो हम यूज़ करेंगे और फोर्थ वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह आफ्टर फिफ्थ आइट्रेशन के अंदर या फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन में जो फोर्थ में रिज़ल्ट आए थे वो यूज़ कर लेंगे। सिक्स के अंदर जो फिफ्थ में आए थे, जैसे ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी और ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये नेक्स्ट अपडेटेड रिज़ल्ट है सिक्स आइट्रेशन या सिक्स अप्रॉक्सीमेशन का। इसी तरह फिर सेवन में रिज़ल्ट आ गया, फिर इस तरह एट्थ अप्रॉक्सीमेशन और नाइन्थ और उसके बाद फिर टेंथ। और अब ये देखें यहाँ पर अगर आप इसको गौर करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो नाइन्थ आइट्रेशन, एट्थ आइट्रेशन। एट्थ में क्या है 2.99x की वैल्यू है 999 और y की वैल्यू है 1.999। जब आप नाइन्थ आइट्रेशन पे आते हैं तो x की वैल्यू है 3.000 और y की वैल्यू है 2.000। टेंथ पे आते हैं तो फिर अगेन 2.99 और 1.99। तो यहाँ से अब हम ये वैल्यू थोड़ी सी रिपीट होने की केस में आ गई है। अगर इसको नियरली इक्वल टू करें तो हमारे पास या रिज़ल्ट इसका जनरेट हो जाता है। लाइक अगर आप इसको x की वैल्यू को देखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास अगर 2.99 है तो 2.99 को अगर हम आफ्टर टू डेसिमल प्लेसेस वैल्यूज़ की लिखना चाहें तो ये नियरली इक्वल टू 3 आएगी। इसी तरह इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रॉक्सीमेट करें तो ये हमारे पास नियरली इक्वल टू 2 बन जाएगी। और 3 और 2 इसके दो इसके आंसर आ गए। ये हमारा जो गाज़ जैकोबी मेथड है उसका रिज़ल्ट आ गया। तो आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन तो ये एक्चुअली आइटरेटिव मेथड है तो डेफिनेटली ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट ही करेगा। तो अब इसमें अगर आप गौर करें तो मैंने जैसे बताया कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया एक तो रिपीट के ऊपर भी लगाया जा सकता है कि जैसे ही आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएं तो आप अपना जो एल्गोरिदम है उसको स्टॉप कर दें। और दूसरा ये है कि अगर रिपीट पे नहीं लगाना तो आप जो भी वैल्यू जनरेट होती जा रही हैं वो आफ्टर ईच आइट्रेशन, जैसे लाइक 10th अप्रॉक्सीमेशन है, 10 आइट्रेशन है तो यहाँ जो एक्स और वाई की वैल्यू निकली है इसको आप इक्वेशन में पुट कर दें और इक्वेशन देख लें कि अगर सेटिस्फाई होती है तो फिर आप इसको स्टॉप कर दें, अदरवाइज़ इसको कंटिन्यू रखें अनटिल अनलेस आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। तो ये भी हमारे पास एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। ये इंशाल्लाह हम कोडिंग के अंदर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि हम इस पर किस तरह वर्क कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास आफ्टर सेवन्थ आइट्रेशन और बल्कि सेवन्थ भी नहीं है, सिक्स के बाद ना, सिक्स आइट्रेशन के ऊपर अगर रिज़ल्ट देखें तो 2.99, 1.99 और जैसे आप सेवन्थ पे आते हैं 3.00, 2.00, एट्थ पे आते हैं 2.999, 1.999, नाइन्थ पे 3.000, 2.000। तो ये वैल्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जा रही हैं। यहाँ से आप देखें तो ये चीज़ इसी तरह इधर से और ये, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जा रही है। इसे नेक्स्ट में आएगा तो ये स्विच कर रहा है ना बार बार। टेंथ पे आएंगे तो फिर ये देखें अब ये भी अप्रॉक्सीमेटेड की तरफ है ये भी नियरली इक्वल टू 2 आप कह सकते हैं और इस तरह इसको भी आप नियरली इक्वल टू 2 कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें रिज़ल्ट जो है वो जनरेट होके आ जाते हैं। तो ये था गाज़ जैकोबी मेथड जिसके थ्रू हम हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट है गाज़ सीडल मेथड। गाज़ सीडल मेथड जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें हमने इनिशियल गैस जो है वो इस तरह नहीं लेना कि दोनों को ही 0 0 पुट करना है। इसमें हम किसी एक वैल्यू को इनिशियल गैस के तौर पे लेंगे और उस वैल्यू को यूज़ करते हुए जो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू है वो अपडेटेड लेंगे थ्रू द इक्वेशन में से पास करने के बाद। तो इसमें भी जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी सबसे पहले जो हमारे पास डायगोनल वो है, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डोमिनेंट होने चाहिए। तो उसके लिए रीअरेंज करके उसको लिखेंगे। जैसे इस इक्वेशन को लिखते हैं तो ये डायगोनली रीअरेंज करना पड़ेगा हमें क्योंकि डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ही ऑर्डर की फॉर्म में लिख दें तो यहाँ पर डायगोनली आपके पास 1 2 1 आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड पे और सेकंड को फर्स्ट पे लिख देंगे। The coefficient matrix of the given system is not diagonally dominant
Hence we rearrange the equation as follows such that the element in the coefficient matrix are diagonally dominant. जैसे आपको इससे प्रीवियस में भी बताया था कि आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड बना दें, सेकंड को फर्स्ट बना दें, तो आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट की फॉर्म में आ जाएगा, लाइक दिस वन। अब देखें ये 3x और 5y आ गया। इसमें ये नहीं करना कि आप वेरिएबल का ऑर्डर चेंज कर दें, वेरिएबल का ऑर्डर सेम रखना है। देखें x और y वेरिएबल था तो फर्स्ट पे x आना चाहिए, सेकंड पे y आना चाहिए, और इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट। इस सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट पे x, सेकंड पे y और सम कांस्टेंट। अगर 3 वेरिएबल हैं तो इसी तरह 3 के ऑर्डर में। अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो आप उसको ज़ीरो के साथ लिख देंगे। लाइक अगर यहाँ पर 3x इज़ इक्वल टू 11 होता तो 3x प्लस 0y इज़ इक्वल टू 11 उसको लिखा जाता। तो आपके पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हैं तो उसमें से जो वेरिएबल मिसिंग है उन वेरिएबल को आपने ज़ीरो के साथ फिलअप कर लेना है, ज़ीरो प्लेस करते हुए। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वही जो हमने पहले काम किया था, जो 3x प्लस वाई था, इसको आप x इज़ इक्वल टू 11 माइनस वाई इंटू 1/3, और इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें से y लिख लेंगे इज़ इक्वल टू 16 माइनस 2x इंटू 1/5। तो ये तो स्टेप यहाँ तक हमारा दोनों का सेम ही स्टेप है, गॉस सीडल में भी ऐसे ही करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने इससे जो प्रीवियस मेथड था उसमें क्या किया था, इनिशियल जब गैस लिया था उसमें ये इक्वेशन लिखी, इसको इक्वेशन को x और y की फॉर्म में बनाया। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हम यहाँ पर x और y दोनों ही ज़ीरो पुट करके x y की अपडेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं। ये था गॉस जैकोबी मेथड के अंदर। तो गॉस सीडल के अंदर ये वाली यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर गॉस सीडल के अंदर चेंजिंग है। अब वो चेंजिंग देखते हैं क्या है। गॉस सीडल के अंदर क्या चेंजिंग है कि आपने जो इनिशियल गैस है वो दोनों ज़ीरो ज़ीरो नहीं लेने। तो ये फर्स्ट हमारी अप्रॉक्सीमेशन है। पहले आपने क्या किया है, x के अंदर यहाँ पर y आ रहा था उसकी जगह ज़ीरो पुट कर दिया, ज़ीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल ली। वो क्या आई है 3.667। अब ये जो 3.667 आई है ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, जो कि y इज़ इक्वल टू 1/5 माइनस 2x था, तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब इसमें सिर्फ एक गैस यूज़ हुआ है। एक वेरिएबल को आपने, अगर दो वेरिएबल अननोन है तो आप एक का गैस यूज़ करेंगे, अगर तीन वेरिएबल अननोन है तो आप दो का गैस यूज़ करेंगे। लाइक अगर सिस्टम हमारे पास इस तरह का होता है कि उसमें एक्स वाई जी तीन वेरिएबल आ जाते, तो फिर आपने क्या करना था, एक्स निकालने के लिए वाई और जी को अज्यूम करना था 0 0, क्योंकि अगर पहली ये इक्वेशन बनती तो उसमें हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू इन टर्म ऑफ वाई एंड जी आता ना, तो आपको उसमें दो गैस इनिशियल चाहिए थे। इसमें आपके पास एक्स वाई दो वेरिएबल अननोन है तो डेफिनेटली एक का गैस ही रिक्वायर्ड है। तो वाई की वैल्यू हमें चाहिए थी, वाई की हमने ज़ीरो से अज्यूम कर ली इन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन और फर्स्ट आइट्रेशन, और वो उस ज़ीरो की वैल्यू की बेस के ऊपर वहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और उसको फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करके वहाँ से वाई निकाल लिया। तो अब आपके पास एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है और वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है ये। अब नेक्स्ट जब आइट्रेशन आएगी तो नेक्स्ट आइट्रेशन में भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो y की वैल्यू आपने अपडेटेड निकाली थी, लाइक ये वाली वैल्यू अपडेटेड, अब ये वैल्यू अगेन इस इक्वेशन में पुट होगी और यहाँ पर इसका आंसर निकलेगा ये। अब ये वैल्यू उससे नेक्स्ट में पुट होगी। अब इसमें ये नहीं करना कि आप ये वाली वैल्यू उठा के इधर ले आओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल हो चुकी है यहाँ पर, तो इसलिए आपने इसको पुट नहीं करना। मतलब आप इसको गौर करें अगर, तो इसके अंदर हमें ये चीज़ नज़र आ रही है क्लियरली कि पहले x की वैल्यू y की वैल्यू ज़ीरो रख के आपने x निकाला, जो x की वैल्यू आई उसको पुट किया सेकंड इक्वेशन में, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब ये y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू, इस x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, यहाँ y आ गया, एंड सो ऑन। तो ये इसमें प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है आपके पास जो गॉस जैकोबी मेथड के प्रोसीजर से। तो गॉस सीडल का प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है, तो वो इतना चेंज है वो आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा। इससे अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन होगी। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में फिर क्या करेंगे, ये जो आपने y की वैल्यू निकाली थी ये पुट करेंगे इक्वेशन में, यहाँ से x निकल आएगा, इस x को पुट करेंगे, ये y निकल आएगा। वेरी सिंपल।
उसमें क्या होता था, उसमें दो की दोनों वैल्यू नेक्स्ट में प्लेस हो जाती थी। अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक वैल्यू प्लेस हो रही है और उसके बेस के ऊपर हम एक कैलकुलेट करते हैं और वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन में पुट होती है। तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा फास्टली कन्वर्जेंट है एज़ कम्पेयर टू गैस जैकोबी मेथड। तो ये भी डेफिनेटली आइटरेटिव मेथड ही है, लेकिन ये कि उससे थोड़ा सा फास्ट है कि इसमें वैल्यू जो है वो हमारे पास ज़्यादा चेंज होके आ रही हैं। हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे देखें। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में यहाँ से आपने x की वैल्यू ये y की प्रीवियस वाली यूज़ की और x निकाल लिया, इस x को इसमें यूज़ किया और ये वाला x जो था इसकी वैल्यू पुट की और यहाँ से y निकाल लिया। अब ये जो y है वो यहाँ पुट होगा और उसके बाद आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, इस x की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ से ये y निकलेगा, ये फिर नेक्स्ट में जाएगा। अगर इसको देखते हैं तो अब ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन 5 के अंदर चला गया। ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू इधर पुट होगी और यहाँ से फिर अगेन x निकल आया और x को फिर आके इसी तरह प्रोसेस में डाल दिया कि आपके पास ये वैल्यू प्रीवियस से आई सी, इसकी बेस के ऊपर x निकाला, इसने पुट किया, y निकाल लिया, y को यहाँ पुट किया, x निकाल लिया, x को यहाँ पुट किया, ये y आ गया और y को फिर अगेन आगे पुट कर देंगे। तो ये प्रोसेस हमारे पास, अब देखें उसमें 10th आइट्रेशन तक आप गए थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है यहाँ पर 3 पॉइंट, ये भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटेड रिज़ल्ट बन चुका है तकरीबन आफ्टर थर्ड आइट्रेशन या थर्ड अप्रोक्सीमेशन ही किसी हद तक रिज़ल्ट की तरफ आप जा चुके हैं, या 4 चले लगा लें। दे देंगे ये 3.00 और ये 1.9999। अगर इसको आप नियरली इक्वल टू लिखना चाहें तो ये नियरली इक्वल टू 3 है और ये वाला नियरली इक्वल टू ये हमारे पास नियरली इक्वल टू 2 है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेट होके आ चुका है आफ्टर 4th आइट्रेशन, अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करते हैं जैसे हमने जैकोबी मेथड के अंदर कहा था। लेकिन अगर आप इससे आगे मज़ीद मूव करते हैं तो रिज़ल्ट फिर भी अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जा रहा है। अब देखें इसके अंदर 3.00 है यहाँ पर, इससे नेक्स्ट में एक ज़ीरो और ऐड अप हो गया। अगर आप इसको गौर करें तो ये देखें 3.00 3 ज़ीरो आ गए। तो इसी तरह 1.999 तो टेट्रा 9 हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेशन जो है इसमें अगर आप चेक करें तो आफ्टर ईच आइट्रेशन आपके पास रिज़ल्ट जो है वो बेटर से बेटर होता जा रहा है। अब देखें 5th आइट्रेशन में 3.000211 था और 1. टेट्रा 91416 था और जब 6 अप्रॉक्सीमेशन में आते हैं तो इस 3 के बाद 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं और 1 के बाद भी 4 9 आ रहे हैं। तो ये आप 3 तक इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाहें तो फिर भी बेस्ट है। तो गास सीडर का सोल्यूशन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 और 2 आ जाएगा। ये वही वाली इक्वेशन है जो इससे प्रीवियस में भी हमने ली थी। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट जनरेट होके आ गया। एक्स की वैल्यू क्या निकल आई 3 और वाई की वैल्यू 2। अब इसमें जो मैंने आपको पहले पिछली एग्जांपल में भी कहा था कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया के अंदर किस तरह डाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और वाई की वैल्यू 2 है। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया में आप इसको किस तरह प्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन गिवन है 2x + 5y = 16 एंड 3x + y = 11। अब आपने क्या करना है फॉर स्टॉपिंग क्राइटेरिया कि जो भी आपको वैल्यू जनरेट होकर निकल रही है, लाइक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 3 और y की वैल्यू आ रही थी 2। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, x = 3 और y = 2। अब ये दो वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया के लिए इसमें ये वैल्यू पुट करके इसको कंडीशन के अंदर डाल देना है कि लाइक पहली इक्वेशन है 2x + 5y = 25। अब इसमें 2x को अगर देखें तो x की जगह क्या आएगा 3, तो 3 × 2 6 आ गया, 6 प्लस नेक्स्ट क्या है 5 × y क्या है 2, 5 × 2 10। इन दोनों को ऐड करो कितना बनता है
16, तो ये 16 इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई। आप कोशिश करें कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया में दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएं, या खैर एक भी करवा लें तो उससे भी आपका रिज़ल्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही ये इसके इक्वल हो जाए तो आप कह दें कि हमारा जो कोड है उसको स्टॉप हो जाना चाहिए, ब्रेक फ्रॉम द लूप, क्योंकि आइटरेटिव मेथड जितने भी होते हैं वो लूप के थ्रू हैंडल होते हैं। तो लूप के थ्रू हमारे पास इसको हैंडल किया जा सकता है। यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देंगे कि इक्वल टू 16 अगर आ जाता है तब ये स्टॉप हो। देखें अगर ये 3 से थोड़ा सा लेस है, लाइक चले काफ़ी लेस है, 2 कह दें, x2 है। अगर x2 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 + 10 14, तो 14 नॉट इक्वल टू 16। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लूप है, आइटरेटिव मेथड है, वो रन होता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है वो फॉल्स रहेगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी देन एग्ज़िट फ्रॉम द लूप, तो ये लूप से एग्ज़िट हो जाना चाहिए, या ब्रेक फ्रॉम द लूप, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। इस तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है 3x + y = 11। अब इसमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, तो 3 × 3 9, तो 9 प्लस और y क्या है 2, तो ये कितना होता है 11। तो इसका मतलब है कि ये भी सेटिस्फाई है। अब इसमें y की वैल्यू अगर 1.99 है, लाइक 1.99, तो 9 + 1.99 क्या हो जाएगा, 10.99। मतलब अगर आप 9 + 1.99 ये वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा 10.99, जो कि इक्वल टू नॉट इक्वल टू है आपके पास नॉट इक्वल टू 11, विच इज़ नॉट इक्वल टू 11। तो ये 11 के इक्वल नहीं है 10.99। तो जब 11 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो आइटरेटिव मेथड है वो रन होता रहेगा अनटिल अनलेस वो इसके इक्वल ना हो जाए। अब इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, अगर आप देखें इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये वाली, क्योंकि 2.999 1.999, तो ये उस वक्त तक आपकी आइट्रेशन जो है वो रन होती रहेंगी जब तक आपका रिज़ल्ट जो है वो एग्जैक्टली 3 और 2 नहीं हो जाता। क्योंकि जैसे ही एग्जैक्टली 3 और 2 होगा तभी आपके पास जो रिज़ल्ट जनरेट होना है वो ट्रू जनरेट होना है, अदरवाइज़ आपका जो लूप है वो या आइट्रेशन जो है वो रन होती रहेंगी। जिस तरह के इस केस के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर ये पुट करते हैं और y की वैल्यू ये पुट करते हैं तो ये कभी भी 6 के इक्वल नहीं आएगा। हाँ, अगर आप 3 और 2 पुट करते हैं तो फिर तो डेफिनेटली इक्वल है। तो आप नियरली में तो नहीं जाएंगे। जब आपने सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेट करना है तो हमने ये देखना है कि हमारा जो मेथड है वो कितनी आइट्रेशन के बाद हमारा जो सोल्यूशन है उसके ऊपर अप्रोच करता है। तो या आप इसको एरर केस में भी ले सकते हैं कि एरर कितने % है। तो आप यहाँ से इसको वैल्यू कैलकुलेट करें, उसके बाद पुट करें, पुट करने के बाद उसको देखते जाएं कि कितना उसका कम है कितना ज़्यादा है, डिफरेंस निकालते जाएं ना। लाइक अगर हमें ये पता है कि ये 16 आता है तो आप यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है उसको माइनस करते जाएं 16 से, तो हमें पता चलता जाएगा। अगर एग्जैक्टली 0 आएगा तो फिर तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो ही गई ना। क्योंकि अगर आपके पास 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू जो वो बढ़ जाएगी, अगर 2 पॉइंट समथिंग आ रही है तो वो छोटी हो जाएगी। लाइक इसका अगर वैल्यू आप चेक करते हैं तो ये हमारे पास है 3 वैल्यू ना, तो यहाँ जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ रही है वो या तो 3 से कम होगी या थोड़ी सी 3 से ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास 3 से कम वैल्यू है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो 16 से कम होगा। अगर 3 से बड़ी वैल्यू है, 3.0000123 इस तरह कुछ है, तो फिर आंसर डेफिनेटली 16 पॉइंट समथिंग आएगा या 17 तक पहुंच जाएगा। तो अगर एग्जैक्टली 0 होगा तो हमारे पास एरर मिनिमाइज, तो एरर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकता है। तो इस तरह हम इसमें एरर का ग्राफ भी देख सकते हैं कि एरर हमारे पास कैसे स्विच करेगा ऊपर और नीचे। तो ये था जी गास जैकोबी मेथड और गास सीडल मेथड, जो कि आइटरेटिव मेथड है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इससे प्रीवियस जो मेथड किए थे वो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए वो
आइटरेटिव मेथड नहीं थे, तो ये दोनों प्योरली आइटरेटिव मेथड हैं और इसमें आइटरेशन जो है वो रन होती हैं और रिज़ल्ट जो है वो जनरेट होता है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मैटलैब कोडिंग जो है उसको देखते हैं कि मैटलैब कोडिंग हम किस तरह कर सकते हैं गास जैकोबी और गास सीडल मेथड की। जज़ाकल्लाह।